आप सभी लोगों का SCERT के धुआंधार क्लास में स्वागत है साथियों। इससे पूर्व हम लोगों ने कक्षा 3, 4, 5 का EVS देखा है, कक्षा 6, 7, 8 का पॉलिटी देखा है साथियों, कक्षा 6, 7, 8 का ज्योग्राफी भी देखा है और कक्षा 6, 7, 8 का हिस्ट्री भी देख लिया है साथियों। और इससे पूर्व हम लोगों ने कक्षा 6 का साइंस भी देख लिया है और आज साथियों कक्षा 7 का साइंस शुरू होने वाला है साथियों। और कक्षा 7 का साइंस यानी विज्ञान 3 पार्ट में आएगा, जिसका प्रथम पार्ट आज हम लोग खत्म करेंगे। कक्षा 7 के विज्ञान में कुल 18 अध्याय है साथियों, जिसमें से आज 5 अध्याय तक को हम लोग खत्म करेंगे। और यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि 1 to 5 का जब आप विज्ञापन देखेंगे शिक्षक बहाली का, तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि SCERT पैटर्न पर आधारित। तो इसलिए हम लोग कक्षा 3 से लेकर के 10 तक का जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु है जीके के दृष्टिकोण से, वो सारा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं साथियों। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 7। स्वागत करते हैं आपका कक्षा 7 के साइंस क्लास में। चलिए हम लोग अध्याय 1 की तरफ चलेंगे। अध्याय 1 में है जल और जंगल, दोनों का मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो पहले आप जान लीजिए कि जल और जंगल में जो SCERT के फर्स्ट लिस्ट में ही दिया हुआ है कि विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आप फिर सोच रहे होंगे ये चीज़ कि जबकि 2/3 हिस्सा तो पानी ही पानी है। कल भी मैंने कक्षा 6 में बताया है कि 2/3 हिस्से पानी हैं, लेकिन वो ज़्यादातर समुद्री पानी है। आपके पास जो है पीने युक्त पूरे जल का, पीने युक्त और इस्तेमाल करने युक्त पूरे जल का पानी कितना है? 0.006% ही है। जल ठोस के रूप में बर्फ में, ध्रुवों, बर्फ से ढके पर्वतों और हिम नदों में पाया जाता है। हमारे वातावरण के वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित होता है। देखिए हम लोग जो है वातावरण में कभी कभी आपको देखते हैं मॉइस्चर काफ़ी नजर आता है। ये जो मॉइस्चर होता है ना, इसलिए आप लोगों को कभी कभी देखिए गर्मी में तेज़ धूप कम होगी, बारिश जब होती है तो बारिश होने के बाद जो है धूप तेज़ कम होगा, लेकिन आपको पसीना कुछ ज़्यादा ही आएगा। ये किसके वजह से होता है? इसी मॉइस्चर जो हमारे वातावरण में मॉइस्चर के रूप में जो पानी प्रेजेंट होता है, इसी के वजह से। जल के तीनों अवस्थाओं के सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी के पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। देखिए जल जो है ना, पहले मतलब आप इस्तेमाल करते हैं, फिर इसके बाद वर्षा में तब्दील होता है, फिर मतलब जितना इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह से उसका चक्रण होता रहता है, जिसकी वजह से जो है जल वहीं पे स्थिर रहता है। ठीक है, उसी जितना क्वांटिटी है उसी पे स्थिर रहता है। चलिए हम लोग चलते हैं 1.1 यानी भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत। हम मनुष्य जीवन के लिए भूमिगत जल जो होता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। और हमारे बिहार में तो भूमिगत जल का ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे मुंबई सब में, ये सब में नदियों के पानी ये सब को जो है फ्रेश करके बनाया जाता है। लेकिन हमारे बिहार में खास करके ज़्यादातर जो हमारा नॉर्थ साइड एरिया है या जैसे कि सीमांचल एरिया, ये सब में क्या है, ये सब एरिया में सबसे ज़्यादा जो है क्या यूज़ किया जाता है? भूमिगत जल। जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है, उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। देखिए क्या होता है कि आप मिट्टी खोदते जाइए, एक टाइम ऐसा होता है जब आप गहराई पे जाइएगा तो वहाँ पर से आप जो है अपने, जिससे हम लोग जब कल 12 करवाते हैं ना, तो उस समय जो है वो पाइप उससे अंदर नहीं जा सकता है। तो वो हो गया चट्टान, उसके ऊपर जितना लेवल तक पानी होता है और जो पहला स्तर होता है उसी को क्या कहते हैं? भौम जल स्तर। अब भौम जल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः संयंदन कहते हैं। अब भौजल के भंडार को जल भर कहते हैं। देखिए भौजल का जो भंडार होता है ना, वही जैसे भौजल जहाँ पे चट्टान के और ऊपरी परत के बीच रहता है ना पानी, उसी को क्या कहा जाता है? जल भर। कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर में गिरावट आती है। देखिए भौम जल, कभी कभी आपने सुना होगा कि भौम जल स्तर जो है ना गिर गया है। क्यों? क्योंकि देखिए जिस एरिया में थोड़ा वर्षा कम होता है, और दूसरा क्या कि वो मिट्टी जिसके लिए जो है, जिससे पानी का रिसाव, चट्टानी एरिया में पानी का रिसाव मिट्टी के अंदर की तरफ नहीं होता है। जहाँ पे थोड़ा मिट्टी भुरभुरा टाइप का होता है, जहाँ पे खोदना आसान होता है, वहाँ पे पानी जो है रिस के अंदर ज़मीन में भूजल में चला जाता है। तो इसलिए जो है अगर इस ज़मीन का कमी और चट्टानी एरिया ज़मीन ज़्यादा हो गया और भुरभुरा मिट्टी वाला ज़मीन का एरिया कम हो गया, तो वहाँ पर भी भूजल स्तर का कमी हो जाता है। क्योंकि पानी जो है वर्षा की तरफ से जो नीचे गिरेगा तो वो रिस के अंदर की तरफ जाएगा ही नहीं, इसी वजह से। और साथ में देखिए हम लोग उद्योगों का भी बहुत सारा तेज़ी है, फिर वृद्धि है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है लोग आए दिन खूब पानी यूज़ करते हैं, बहुत सारा वेस्ट भी होता है पानी सिंचाई के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अब जनसंख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा भौजल का यूज करेंगे। अब भौजल का यूज करेंगे तो अब इसके बाद क्या होगा कि सिंचाई के लिए भी अब हम लोग को उपजाऊ ज़मीन जहाँ पर भी है वहाँ पर हम लोग को पैदावार ज़्यादा चाहिए। अब पैदावार ज़्यादा चाहिए तो सिंचाई, खाद पानी सब ज़्यादा लगते हैं। तो इस वजह से जो है उसके कारण भी क्या हो रहा है? भूजल स्तर गिर रहा है। देखिए अगर हम लोग को सिंचाई में पानी की बचत करनी है तो ड्रिप सिंचाई से हम लोग बचा सकते हैं पानी के। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है कि पाइप द्वारा जो है ना छोटे छोटे छिद्रों से कहाँ पहुँचाया जाता है? सीधा पेड़ के जड़ों पे, जिससे क्या होता है कि कम पानी में ही पेड़ों में अच्छा सिंचाई हो जाता है और वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। चलिए हम लोग चलेंगे आगे। जंगल जो है वन संपदा और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए जंगल को आरक्षित घोषित किया जा रहा है। देखिए पहले क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन, इन जंगल की कटाई खूब हो रही थी, जिसकी वजह से जीव जंतु गायब हो रहे थे। अब देखिए अगर ज़्यादा जीव जंतु खत्म हो जाएंगे ना, तो हमारा इकोसिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम लोग को क्या है कि सब एक दूसरे पे निर्भर है ना,
कोई एक भी बीच में अगर गड़बड़ हो गया ना तो इसके बाद जो है सबके निर्भरता सब पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि रिजर्व फॉरेस्ट बनाने का है, मतलब आरक्षित, जो आरक्षित घोषित, आपने रिजर्व फॉरेस्ट का नाम सुना होगा, ठीक है, उसी को। तो उदाहरण के लिए देखिए, खास करके बिहार में जितने रिजर्व फॉरेस्ट हैं उसमें जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण में। और इसको किसके लिए बनाया गया है? टाइगर के संरक्षण के लिए। देखिए ये ध्यान से याद रखिएगा ये सारे, क्योंकि ये आपके SCERT में दिया हुआ है। बरेला अभ्यारण्य वैशाली जिला में है, भीमबंध अभ्यारण्य मुंगेर जिला में है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया जिला में है और कैमूर अभ्यारण्य रोहतास जिला में है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर चीर और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। देवदार के वृक्ष और चीर के वृक्ष कहाँ मिलते हैं? ज़्यादातर ऊपरी हिमालय के ऊपरी चोटियों पर। उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में चौड़े पत्ते वाले, उत्तरी यानी नॉर्थ चंपारण में कौन सा मिलता है पेड़? सागवान के। गर्मी ज़्यादा पड़ने वाले बिहार के क्षेत्र में पलाश के पेड़ मिलते हैं। ये कम पानी में भी रह सकते हैं। देखिए जहाँ गर्मी ज़्यादा होगा वहाँ पानी की मात्रा ऑटोमेटिक है कि थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे वैसे पेड़ ही जीवित रह पा सकते हैं जिनको पानी की आवश्यकता थोड़ी कम हो, ठीक है। तो पलाश जो है वो पेड़ है। बिहार के किस क्षेत्र में होता है? जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। वन में खाद्य श्रृंखला, देखिए पौधे को खाने वाला जीव को कोई दूसरा जीव खाता है, फिर उस जीव को भी कोई दूसरा खाता है, इसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, घास को कीट खाते हैं, और कीट को मेढक, और मेढक को सांप, और फिर सांप को भी कौन खाता है? गरुड़। उसी तरह घास को हिरन खाता है और हिरन को बाघ खाता है। सूक्ष्म जीव, माइक्रोस्कोपिक जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ये जो है जो घास फूस को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अपघटक। अपघटक का एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, कवक है, ठीक है। अपघटन एक रासायनिक क्रिया है। देखिए अपघटन एक रासायनिक क्रिया है, उसमें भौतिक क्रिया ये नहीं है, रासायनिक क्रिया है। तो अपघटन एक रासायनिक क्रिया है जिससे उष्मा का उत्सर्जित होता है, जिसमें हीट निकलते हैं, ठीक है। वनों में गैस का संतुलन किस तरह से बना होता है? देखिए पादप जो है ऑक्सीजन बनाता है, फिर वो जंतु लेता है, फिर जंतु कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से पेड़ लेते हैं, इसी तरह से साइकिल चलता रहता है। वन भू अपरदन को रोकता है, सॉइल इरोजन, भू अपरदन को वन रोकता है। जैसे देखिए अगर ज़्यादा जंगल काट देंगे तो वो मरुस्थल बनने में टाइम नहीं लगेगा। रेगिस्तान क्यों बना है? जहाँ पर ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है वहीं पे धीरे धीरे वो सालों बाद रेगिस्तान का रूप ले लिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सॉइल को रोकने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। चलिए अध्याय 2 में चलते हैं। आशा करता हूँ अध्याय 1 आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अध्याय 2 में चलते हैं। अध्याय 2 में जंतुओं में पोषण। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अध्याय 2, जंतुओं में पोषण। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? पौधे पे। देखिए पौधे पे होते ही है ना। अब मान लीजिए कि जो मांसाहारी पशु बाघ जो है वो किसको खाता है? हिरन। लेकिन हिरन किसको खाता है? घास को। अगर हिरन के लिए घास नहीं रहेगा, हिरन जिंदा ही नहीं रहेगा, तो बाघ क्या खाएगा? तो क्या होता है? पौधे इसी तरह से डिपेंड होते हैं। अब देखिए भोजन ग्रहण करने की विधियाँ क्या क्या हो सकती है? छीलना हो सकता है, चबाना हो सकता है, कुतरना हो सकता है, बेधना हो सकता है, पकड़ना हो सकता है, निगलना हो सकता है, चूसना और स्पंजी भी होता है, ठीक है। देखिए मानव में पाचन डाइजेशन जो होता है, भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। आहार नाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। देखिए एलिमेंट्री कैनाल बहुत ही लंबा होता है, ठीक है, और उसका विभिन्न भाग सब होता है। ये सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? मुख गोहिका यानी कि माउथ कैविटी। मुख गोहिका से शुरू होकर ग्रास नली के में जाते हुए फिर अमाशय से होते हुए छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर मलाशय और मलद्वार, ठीक है। इस तरह से 7 चीज़ों से जाके मलद्वार के द्वारा हम जो बचा खुचा बच जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो मलद्वार के द्वारा निकाल देते हैं। देखिए आहार नाल के इन भागों के साथ छोटी बड़ी ग्रंथियां जुड़ी होती है, जिसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि कहते हैं। ये सभी ग्रंथि जो है पाचक रसों का स्राव करते हैं, मतलब डाइजेस्टिव इंजाइम। जो डाइजेशन में जो इंजाइम का जरूरत पड़ता है यानी पाचक रस, उसका वो लोग क्या करते हैं? निकालते हैं, स्राव करते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र किससे बन के मिला हुआ है? देखिए पाचन तंत्र पूरा जो है पाचन तंत्र आहार नाल प्लस ग्रंथि, क्योंकि ग्रंथि का रोल क्या होता है? वो डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल करता है। डाइजेशन मतलब जो पाचन क्रिया है उसको तेज करता है। अब देखिए मानव में पोषण के विभिन्न चरण, मानव के पोषण में विभिन्न चरण होते हैं, ठीक है। जैसे अंतग्रहण क्या होता है? मुख में भोजन डालना। पाचन भोजन के जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण। देखिए पाचन क्या होता है? भोजन का जो जटिल रूप होता है, जैसे आप स्टार्च लेते हैं उसको वो ग्लूकोज में तब्दील करता है, ताकि वो आप अवशोषित यानी अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए उसको रख सके। अब जैसे अवशोषण में क्या है? पचित भोजन का रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं रक्त से मिलने की प्रक्रिया। देखिए रसांगुलों क्या होता है? उसको इंग्लिश में भिलाई कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? रसांगुल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब चलिए स्वांगीकरण, वृद्धि के लिए उचित पचित भोजन का उपयोग। स्वांगीकरण क्या होता है? अवशोषण के बाद अब उसका उपयोग करेंगे ना, उपयोग करने के बाद जो बच जाता है उसका निष्क्रमण होता है, अपचित भोजन का मलद्वार द्वारा निष्कासन। कितने स्टेप हैं? 5। अंतग्रहण, पाचन, अपशोषण, स्वांगीकरण, निष्क्रमण। ये 5 स्टेप से गुजरने के बाद पूरा भोजन के पाचन का प्रक्रिया खत्म हो जाता है। अब चलिए सब भाग को एक एक तरफ से पढ़ते हैं। मुख एवं मुख गहिका। देखिए मुख माउथ कैविटी क्या है? हमारे जीवन काल में दांतों के 2 सेट विकसित होते हैं,
बायडेंटेंट हम लोग होते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? बायडेंटेंट, जिनको 2 सेट विकसित हुआ। देखिए प्रथम सेट क्या होता है, जैसे दूध के दांत होते हैं ना, वो आपके एससीईआरटी में 8 वर्ष तक का दिया हुआ है कि इसके आयु तक आते आते गिर जाता है। इसके बाद जो दूसरा सेट आता है उसको क्या कहते हैं? अस्थायी तीत, मतलब परमानेंट तीत। परमानेंट तीत में 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है इंसाइजर। इंसाइजर का काम क्या होता है? यानी कीर्तन जो है उसका काम क्या होता है? काटने का। दूसरा क्या होता है? रत्नक यानी केनाइन। केनाइन का काम क्या होता है? फाड़ने का। और अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीमोलर। प्रीमोलर को का काम क्या है? पीसने और चबाने का। और फिर बाद में क्या होता है? चवर्णक। चवर्णक का काम क्या होता है? चवर्णक का भी काम होता है पीसने और चबाने का, और पीसने और चबाने का काम होता है। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है? 3 जोड़ी। और लार में पानी, लवण तथा चिकना म्यूकस होता है। ये जो भोजन आप मुंह में लेते हैं ना, कुछ देर चबाने के बाद आपका मुंह चिपचिपा हो जाता है वो भोजन। आप कभी ऐसे अगर कभी मुंह से निकाल के फेंकते हैं भोजन, तो आपको लगता है कि वो तो जैसा खाए तो ऐसा नहीं रहा, उसमें चिपचिपा हो गया है, ठीक है। तो ये म्यूकस होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम किस चीज़ को पचाता है? कार्बोहाइड्रेट। एमाइलेज किसको? कार्बोहाइड्रेट यानी मंड यानी कि स्टार्च को पचाने में मदद करता है। किसको? स्टार्च को पचा के किस में बदलता है? ग्लूकोज में। और जीभ का क्या काम है? जीभ मुख के अंदर एक पेशियंग है, जीभ पर स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बड होती है, जो स्वाद लेने में मदद करती है। और साथ में जीभ क्या करता है? स्पष्ट बोलने में, शुद्ध उच्चारण में भी मदद करता है। और दांत के ऊपरी परत का इनामेल कहते हैं। दांत में जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ना, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऊपर में जो उजला उजला दिखता है एकदम हार्डेस्ट पार्ट, उसको क्या कहते हैं? इनामेल। और दांत का फार्मूला देखिए, दांत का फार्मूला क्या होता है? आधा जौ के लिए, जैसे नीचे वाला एक पूरा जौ होता है ना, उसमें आधा का फार्मूला होता है 2 1 2 3 2 1 2 3। तो अब इस तरह से आप पूरा जो है अगर मान लीजिए, तो इंसाइजर कितना हो जाएगा? यानी कीर्तन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएंगे। और रत्नक भी कितना हो जाएगा? 2। और चवर्णक कितना हो जाएगा? 4। और चवर्णक कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। आधे जो का फॉर्मूला है। और जीभ का अगला भाग क्या करता है? सबसे अगला भाग जो है वो मीठा टेस्ट लेता है। पिछला भाग इस अगला से जस्ट पिछला भाग को क्या करवा लेता है? वो टेस्ट, यानी करवा टेस्ट वहीं से पता चलता है। और पार्श्व भाग का मतलब होता है साइड वाला। साइड वाला भाग क्या होता है? करवा और खट्टा को पहचानता है। अब बीच का भाग टेस्टलेस होता है। जैसे पीछे चल गया ना, तो वो बीच का भाग क्या होता है? टेस्टलेस यानी मतलब वो कोई टेस्ट को पता नहीं कर पाता है। चलिए, भोजन नली। भोजन नली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड पाइप और एसोफेगस। यह पतली लंबी नली मांसल संरचना है जो अमाशय को मुख गुहिका से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? मुख गुहिका और अमाशय यानी पेट, उसको किससे जोड़ती है? दोनों एसोफेगस उसको जोड़ता है। कर्माकुचन गति, यानी कर्माकुचन गति को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण ही खाना भोजन नली से पेट तक पहुंचता है। ग्रासिका में वायु और भोजन मार्ग एक ही होता है, ठीक है। तो उन्हें जिन्हें गलकोष या ग्रसनी कहते हैं, इंग्लिश में फेरेंक्स कहते हैं। श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे इपीग्लोटिस कहते हैं, जो भोजन करने वक्त श्वास नली को बंद कर देता है। देखिए, अब भोजन और वायु दोनों का एक नली एक जगह पे हो जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो वायु वाला नली है, तो वायु वाला नली के ऊपर क्या होता है? इपीग्लोटिस नाम का एक मांसल संरचना पाया जाता है, जो अगर आप भोजन करते हो तो उस दौरान वो क्या करता है? उसको बंद करता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि भोजन करने वक्त बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो कभी कभी क्या होता है? सड़क जाते हैं लोग। वही सड़क जाते हैं लोग, ठेठ भाषा में कहते हैं कोई चर्चा किया। चर्चा तो क्या, ये तो गलती हो गई है उनके साथ। वो क्या हो जाता है कि इपीग्लोटिस में बोलने में क्या होता है? इपीग्लोटिस अगर बंद नहीं हुआ तो वो खाने में, इसलिए जब सड़कता है कभी कभी देखिए अगर नाक से भात चावल या कोई खाना निकल आता है तो प्रॉब्लम ये है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अमाशय, स्टोमक। अमाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमक यानी पेट। अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, या चपटी और यू आकार का होता है। इसका पाचक रस जो है म्यूकस और इससे क्या क्या निकलता है? म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। HCl एसिड क्या करता है? मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? भोजन के साथ आए जीवाणु को भी नष्ट कर देता है। अगर मान लीजिए कि आप भोजन जो किए हैं वो उस समय उसमें कुछ अगर जीवाणु इधर उधर है तो वो भी क्या करता है? उसको भी नष्ट कर देता है। माध्यम को क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है। पाचक रस भोजन के प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। पाचक रस क्या करता है? प्रोटीन को किसमें तोड़ता है? एमिनो एसिड में। अब पाचन मूलतः रासायनिक क्रिया है, ना कि यांत्रिक या भौतिक। देखिए ये रासायनिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि आप भोजन जो खा लिए हैं और उसको पचाने के बाद क्या करिएगा? भात बना दीजिएगा, चाहे रोटी बना दीजिएगा, नहीं ना, वो तो नहीं बन सकता, फिर वो उस रूप में नहीं आ सकता। इसलिए क्या है? रासायनिक क्रिया। छोटी आंत क्या होता है? छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना। देखिए कहने के लिए तो कहते हैं लोग कि 6 से 7 मीटर की होती है, और ये छोटी आंत कहते हैं लोग। देखिए छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो संरचना है वो सिमटा हुआ होता है। होता तो ये लंबा है लेकिन सिमटा होता है, जिसकी वजह से इसको छोटी आंत कहते हैं। इसमें यकृत, अग्नाशय तथा स्वयं के स्राव प्राप्त होते हैं। इसमें किसका? लीवर का, पेनक्रियाज का, और इसका खुद का भी जो है जो एंजाइम निकलता है वो प्राप्त होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पीतरस स्रावित करती है। पीतरस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइल। और पीतरस कहाँ जाके स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। यह वसा के पाचन में मदद करती है। बाइल किसका पाचन में मदद करता है? बाइल वसा यानी फैट के पाचन में मदद करता है। अग्नाशय पीले रंग के पत्ते की आकार की बड़ी ग्रंथि होती है। यह इंसुलिन का स्राव करती है जो शुगर कंट्रोल में मदद करता है। इससे निकला रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पर काम करके उसे सरल रूप देता है। देखिए इंसुलिन हार्मोन है,
ये एंजाइम नहीं है। और अदर सब जो है एंजाइम, जो एंजाइम क्या करता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में, लेकिन इंसुलिन क्या करता है, शुगर कंट्रोल करता है, वो हार्मोन है। छोटी आंत का पाचन रस आंशिक रूप से पचे भोजन को पूर्ण रूप से पचा देता है। देखिए पहले मुंह में पचा, फिर पेट में पचा, तो वो छोटी आंत में जाकर पूरी तरीके से पच जाता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, ग्लूकोज को। फैट्स में कहाँ, फैट्स किस में बदल जाता है, वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन किस में बदल जाता है, अमीनो एसिड। देखिए ये सब दिया हुआ है आपके एससीईआरटी में, ऐसा नहीं है कि मैं अलग से एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ये चीज़ें दिया हुआ है आपके एससीईआरटी में, इसलिए आपको इससे क्वेश्चन बनने के चांस हैं। और देखिए कार्बोहाइड्रेट किस में तब्दील होता है, ग्लूकोज में, फैट्स वसा अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में। छोटी आंत के आंतरिक भाग में उंगली समान उभरी हुई संरचनाएं पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है, जिसे दीर्घरोम या रसांगुल कहते हैं। आपको बताया था ना कि विलाय जो है क्या करता है, अवशोषण का काम करता है। रसांगुल अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देता है, ये सरफेस एरिया भी बढ़ा देता है। चलिए बढ़िया क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन को ये सुनने में बढ़िया है, लेकिन लंबी उतनी नहीं होती है, 1.5 मीटर होती है, लेकिन इसका जो व्यास होता है ना वो काफ़ी चौड़ा होता है, इस वजह से इसको बरियात कहते हैं। यहाँ बस जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है, यहाँ पाचन का कोई काम नहीं होता है। ORS घोल दस्त के समय दिया जाता है, इसे जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं। ORL का फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। घास चढ़ने वाले जंतुओं में पाचन। देखिए घास चढ़ने वाले और हम जीव जंतुओं के पाचन में बस एक ही डिफरेंस होता है कि आप में जो है हमारे यानी मनुष्य में रूमेन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो घास खाने वाले हैं उनमें एक एक्स्ट्रा पार्ट रूमेन प्रेजेंट होता है, जहाँ पे सेलुलोज का पाचन हो जाता है। ठीक है, सेलुलोज के पाचन की वजह से ये लोग जो है घास फूस को आराम से, हम लोग घास खा के जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास सेलुलोज पचाने का कैपेसिटी नहीं है। अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय सिंगल सेल। ठीक है, और इनका क्या होता है, इसके कोशिका के चारों ओर जो है झिल्ली होता है, और कोशिका में जो दर भरा होता है इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, और केंद्र एवं अनेक साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। केंद्र एवं अनेक धनिया भी होती है। इसकी पाँव कृत्रिम पाँव होती है, मतलब ये इसको रियल पाँव नहीं होता, ये एक तरह से ना स्यूडो मूवमेंट यानी फॉल्स मूवमेंट शो करता है। अपने ही शरीर को एक तरफ दूसरे तरफ क्या करते हैं, वो नमड़ा कर जो है ना अपने प्रे को पकड़ने में मदद लेते हैं। ये 1 से 2 होने के लिए खुद का ही विभाजन करते हैं। आशा करता हूँ इस तरह से अध्याय 2 की समाप्ति हो गई है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आपको अगर एनसीईआरटी की नोट्स चाहिए तो 62 056 23 616 पर एससीईआरटी नोट्स लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा और एससीईआरटी नोट्स की उपलब्धता करा दी जाएगी मात्र 99 रुपये में। चलिए अध्याय 3 पर चलते हैं। अध्याय 3 का टॉपिक है उष्मा। ताप थर्मामीटर से मापते हैं, और डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसमें क्या होता है, मरकरी यानी पारा द्रव्य के रूप में भरा रहता है। तापमान को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। थर्मामीटर जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही माप सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो 94 डिग्री से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। वैसे भी जनरली अगर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर किसी को जल्दी बुखार होता है तो उसके जीवित रहने के चांसेस बहुत कम बच जाते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला तापमानी का प्रेशर कहाँ तक होता है, परिसर उसका 10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस है। इससे किसका नाप करते हैं, किसी वस्तु का तापमान नापते हैं। उष्मा का स्थानांतरण कहाँ से होता है, गर्मी से ठंडे जगहों पे। और उष्मा संचरण की 3 विधियाँ हैं। उष्मा का जो मूवमेंट यानी मतलब जो है वो स्थानांतरण जो करते हैं कैसे होता है, देखिए चालन विधि, मतलब इंग्लिश में कंडेंसेशन। चालन विधि क्या होता है, एक कण से दूसरे कण के आपस में संपर्क से आगे बढ़ती है, जैसे धातु में होता है। धातु में आप क्या देखते होंगे, कभी एक छोर को गर्म करते होंगे तो धीरे धीरे वो गर्म होते होते कुछ देर बाद जो है आपको लगेगा आपका जो है दूसरा छोर भी गर्म हो जाता है। अब संवहन उष्मा वस्तु के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में गर्म कणों के स्वयं स्थानांतरण से होता है। जैसे पारा को छोड़कर सभी गैस और द्रव, पारा को छोड़ दीजिए यानी मरकरी को छोड़ दीजिए तो सभी और गैस द्रव में क्या होता है, संवहन होता है यानी कंडक्शन। और विकिरण क्या है, रेडिएशन। एक स्थान से दूसरे स्थान बिना किसी माध्यम द्वारा गर्म हो जाता है। सूर्य का प्रकाश के लिए गर्मी के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। अब आप कह रहे होंगे कि हवा माध्यम, देखिए वातावरण जब आपका जो है ये वायुमंडल खत्म हो जाता है तो उसके बाद कोई भी जो है मीडियम नहीं है, तो वो किस काम की वजह, सूर्य की रोशनी किस लिए, रेडिएशन, इसलिए कहते हैं ना कि सूर्य का रेडिएशन निकलता है जिससे उष्मा का स्थानांतरण होता है। वह उष्मा चालक होता है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। और जिसका उष्मा से स्थानांतरण नहीं होता है उसका उष्मा का कुचालक कहा जाता है, जैसे कि लकड़ी और प्लास्टिक। जल तथा वायु उष्मा की कुचालक है, ये संवहन विधि द्वारा ही गर्म होती है। समुद्री समीर यानी सी ब्रीज, संवहन द्वारा दिन में समुद्र की ठंडी हवा तटीय क्षेत्रों की ओर बहती है, उसे समुद्री समीर कहते हैं। देखिए क्या होता है कि जो है ना समुद्र के ऊपर जो हवा होता है ना वो क्या होता है कि वो जो है शहर की तरफ, तटीय क्षेत्रों की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो वही जो बहता है तो उसको कहते हैं समुद्री समीर। और थल समीर, संवहन द्वारा तटीय क्षेत्र से ठंडी हवा रात में समुद्र की ओर बहती है, जिसे थल समीर कहते हैं। गर्मी में सफ़ेद और हल्के वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद रंग उष्मा को क्या करता है, प्रवर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए गर्मी में कहा जाता है कि आप उजला वस्त्र पहने, ना कि काला। और ठंडी में काला और गहरे रंग वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि वो अवशोषित करता है, तो इस वजह से आपको गर्म रखने में मदद करेगा। सर्दियों में ऊनी कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि यह क्या करता है, उष्मारोधी है। 20 डिग्री ताप पर अगर गर्म जल से 20 डिग्री ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डाले तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता है कि दोनों 20 डिग्री टेम्परेचर का ही है। अगर दोनों 20 डिग्री टेम्परेचर का ही है तो ना तो कोई ठंडा है ना तो कोई गर्म है। और क्या होता है आपको पता है कि
जो है मतलब ताप का जो है मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, गर्म से ठंडा की ओर। इसी के साथ अध्याय 3 की समाप्ति हो गई है और अध्याय 4 पर चलते हैं। अध्याय 4 का टॉपिक है गति एवं समय, मोशन एंड टाइम। आवर्त गति, एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी पूर्व गति को दोहराना, उसको क्या कहते हैं, आवर्त गति। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम का आप हिलते हुए देखते होंगे, एक जगह से गया फिर वो एक जगह उसी जगह आएगा, फिर थोड़ी देर बाद उसी जगह पे आएगा, फिर थोड़ी देर बाद उसी जगह पे आएगा। तो पेंडुलम की गति क्या है, आवर्त गति। और आवर्त काल क्या होता है, लोलक द्वारा। पेंडुलम को जो लोलक होता है, एक दोलन, पूरा एक दोलन में जो काल लगता है यानी समय लगता है, उसको क्या कहते हैं, आवर्त काल। आवर्त गति का उपयोग समय मापन के लिए होता है। समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चलिए, चाल का क्या होता है, चाल बराबर फॉर्मूला क्या है, दूरी बाय समय, यानी चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं और दूरी को डिस्टेंस और समय को टाइम कहते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। इसका यूनिट क्या क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। औसत चाल, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बाय कुल समय। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर का काम क्या है, वो किसी भी वस्तु के गति को नापता है। और ऑडोमीटर का काम क्या है, वो किसी भी वस्तु की दूरी को नापता है, गतिशील वस्तु कितना दूरी तय किया वो कौन बताता है, ऑडोमीटर। आपके गाड़ी में दोनों लगा हुआ था, मोटरसाइकिल में क्या होता है, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर आप कहते हैं ना कि 80 के स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, 90 के स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, ये काम कौन सा करता है, स्पीडोमीटर दिखाता है। और भाई आज तो 100 किलोमीटर गाड़ी चलाए हैं, कैसे पता चला, ऑडोमीटर से पता चला कि 100 किलोमीटर आप गाड़ी चलाए हैं। चलिए, इसी के साथ अध्याय 4 की भी समाप्ति हो गई और अध्याय 5 पर चलते हैं। अध्याय 5 में पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन है, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। अब चलते हैं, देखिए नीला थोथा किसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या है, CuSO4। गंधा काल किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और खाने वाले सोडा किसको कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है, NaHCO3। देखिए FeSO4 को आयरन सल्फेट कहते हैं और इसका रंग क्या होता है, हरा रंग। नींबू के रस में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड यानी साइट्रिक अम्ल होता है। CO2 की खोज चारकोल को जलाकर 1630 में किसने किया था, जॉन हेलमोट ने किया था। जॉन हेलमोट, ये SCERT में दिया हुआ है आपका। 1756 में जोसेफ ब्लैक CO2 का डिटेल अध्ययन किए। CO2 का डिटेल अध्ययन क्या किए थे, योगदान इसमें क्या रहा, देखिए चूने जल में CO2 का प्रवाहित करने से चूने का जल ये विलयन दुधिया हो जाता है। मैंने क्लास 6 में भी ये पढ़ाया है कि आप जो है चूने जल का दुधिया कलर CO2 गैस के प्रवाहित होने, इसलिए आप ये हवा से CO2 निकलता है जब आप छोड़ते हैं सांस, इसलिए जब फूंक मारते हैं तो वो जो है दुधिया कलर का हो जाता है। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ पिस्ले ने किया था। प्रयोग कैसे किया था, बेल जार एक्सपेरिमेंट जोसेफ पिस्ले ने ही किया था। वो क्या किए थे, जलती मोमबत्ती को जार से ढककर प्रयोग किया था। देखिए NaHCO3 और साइट्रिक एसिड को मिलाते हैं तो उसका रिएक्शन कराने पे CO2 और अन्य पदार्थ प्राप्त होता है। NaHCO3 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और C6H8O7 क्या है, साइट्रिक एसिड का फार्मूला, ये याद कर लीजिएगा। आग का जलना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा। आग बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति का नहीं जल सकता, इसलिए जो है आपको जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो लगे हुए रहते हैं बिल्डिंगों सब में, उसमें क्या भरा रहता है, CO2 भरा रहता है। क्योंकि CO2 का मात्रा अगर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो आग जलना बंद हो जाएगा। अवक्षेप, जब 2 विलियन मिलते हैं तो अभिक्रिया के बाद ठोस पदार्थ के रूप में नए पदार्थ बनते हैं जिसे अवक्षेप कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण। देखिए अवक्षेप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट। सॉलिड, जैसे 2 को द्रव्य पदार्थ को मिला देते हैं ना, तो जो है रिएक्शन करने के बाद जो सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है नीचे में, उसको क्या कहते हैं, अवक्षेप, प्रिसिपिटेट। रासायनिक परिवर्तन, वो परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। अब प्रत्येक नई खोज का खोज रासायनिक परिवर्तन से ही होता है। अब देखिए आटा से बिस्कुट बनाते हैं, वो भी रासायनिक परिवर्तन है। क्या आटा से बिस्कुट को फिर से आप जो है आटा में तब्दील कर सकते हैं, नहीं ना। लेकिन भौतिक क्रिया में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन जब भी होता है तो उसमें क्या होता है, जब अगर बर्फ पानी में बदलता है तो फिर से पानी को बर्फ में बदल सकते हैं, और पानी वाष्प में बदलता है तो फिर से पानी को फिर से क्या कर सकते हैं, वाष्प को पानी में बदल सकते हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पुनः अपनी स्थिति में वापस आने का गुण रखता है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की आवश्यकता होती है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसका परत चढ़ा सकते हैं, जिंक का। किस मेथड से, गैल्वेनाइजेशन से। इसको गैल्वेनाइजेशन को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, यसद लेपन। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील किस किस चीज़ से बना होता है, लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज। समुद्र तट के निकट के लोहे में जल्दी जंग लगती है क्योंकि लवण युक्त जल से जंग लगने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। पोटासियम परमैंगनेट जो है उसको अगर गर्म करिएगा ना तो ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट। उसको हीट करिएगा तो O2 और अन्य पदार्थ मिलता है। इसी के साथ आज के कक्षा की समाप्ति होती है।